हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। जिसमें हम लोगों ने ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। इन दोनों श्वसन तंत्र को भी आगे चलकर विभिन्न भागों में क्या किया गया था? विभक्त किया गया था। आज हम पढ़ेंगे श्वसन मांसपेशियां। अपना जो टॉपिक है वो क्या है भाई? श्वसन मांसपेशियां। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो रेस्पिरेशन की जो एक्टिविटी होती है, जो श्वसन की जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है? श्वसन का या विभिन्न प्रकार की गैसों का, मुख्य रूप से O2 और CO2 का क्या होता है? परिवहन होता है। O2 क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है, जबकि जो CO2 होती है वो क्या की जाती है? छोड़ी जाती है। ठीक है। इस दौरान विभिन्न प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं वो हेल्प करती हैं, जिसके कारण जो गैस है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। और जो उत्सर्जित गैस है जिसे हम लोग कहते हैं CO2, वो फेफड़ों से बाहर या शरीर से बाहर क्या कर दी जाती है? एक्सहेल्ड कर दी जाती है या उत्सर्जित कर दी जाती है। तो इस क्रिया के दौरान क्या होगा? विभिन्न प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं वो काम में आती है। ठीक है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, मुख्य रूप से श्वसन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? मध्यपट या डायफ्राम। श्वसन की क्रिया के लिए उत्तरदायी जो है वो क्या है? क्रिया के लिए उत्तरदायी कौन है भाई? डायफ्राम। ठीक है। यह श्वसन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। इतना क्लियर है? अगर हम बात करें, जो डायफ्राम या जो मध्यपट है वो कंकाल पेशी से बना होता है। जो डायफ्राम होता है वो किससे बना होता है भाई? कंकाल पेशी से। ठीक है। चादरनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। ठीक है। जो वक्ष स्थल की किस पर पाई जाती है? सतह पर। किसके ऊपर पाई जाती है भाई? वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। जब मध्यपट में क्या होता है? संकुचन। जैसे ही क्या होगा? मध्यपट में संकुचन। मध्यपट में संकुचन होता है। जैसे ही मध्यपट में संकुचन होता है, जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है। मध्यपट में हम लोग बोल सकते हैं मध्यपट में संकुचन से वायु नासिका से होती हुई कहाँ पे प्रवेश करेगी? फेफड़ों में। संकुचन होगा, फेफड़ों को ऑक्सीजन की क्या होगी? नीड होगी, और फेफड़े द्वारा क्या की जाती है? O2 ग्रहण। फेफड़ों द्वारा क्या ग्रहण की जाएगी भाई? O2 ग्रहण। क्लियर है? मध्यपट में क्या हुआ? संकुचन। फेफड़ों द्वारा क्या ग्रहण की गई? ऑक्सीजन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्रिया की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या होगा? O2 ग्रहण कर ले, CO2 को क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। CO2 को क्या किया जाएगा भाई? छोड़ा जाएगा। अभी तो क्या हुआ है? संकुचन। अब क्या होगा? मध्यपट में शिथिलन। क्या होगा भाई? मध्यपट में शिथिलन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, मेन श्वसन की क्रिया के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? डायफ्राम। कौन सा अंग है भाई? डायफ्राम। अब सारी क्रियाएं किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डायफ्राम के ऊपर डिपेंड कर रही है। डायफ्राम में संकुचन हुआ, फेफड़ों द्वारा O2 क्या की गई? ग्रहण की गई। ठीक है। अब मध्यपट में क्या हो रहा है? शिथिलन हो रहा है, जिससे क्या होगा? जो CO2 होती है वो क्या कर दी जाती है? छोड़ दी जाती है। ठीक है। शिथिलन हुआ, वायु क्या कर दी जाएगी? फेफड़ों द्वारा बाहर। क्लियर है? इसके अलावा जो पसलियां होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की या उनमें विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। किसमें? पसलियों के बीच में, पसलियों के मध्य में
विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। इनको कहा जाता है इंटरकोस्टल मांसपेशियां। क्या कहेंगे भाई? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है? किसके बीच में पाई जा रही है? पसलियों के मध्य में मांसपेशियां पाई जा रही है, इन्हें कहा जा रहा है इंटरकोस्टल मसल, जो हेल्प करती हैं मध्य पट्ट के संकुचन व शिथिलन में। किसमें मदद करेंगी? डायफ्राम के संकुचन व शिथिलन। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये जो श्वसन मांसपेशियां होती हैं वो हेल्प करती है रेस्पिरेशन की क्रिया में। क्लियर है? तो ये था हमारा श्वसन मांसपेशियां। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं श्वसन का क्रिया विज्ञान। श्वसन का क्रिया विज्ञान क्या होता है? फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो लंग्स होते हैं वो फेफड़ों या लंग्स जो होते हैं वो वायु को अंदर व बाहर निकालने में या वायु के संचालन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? गैसेज एक्सचेंज होती हैं। ठीक है? जो श्वसन तंत्र होता है वो वायुमंडल तथा कूपिका के मध्य, श्वसन तंत्र, कूपिका ही पाई जाती है, एल्वेलाई पाई जाती है लंग्स में। ठीक है? वृक्षनुमा संरचना होती है और इस प्रकार से क्या पाई जाती है? उनके किनारे पर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जा रहा था? कूपिकाएं या एल्वेलाई। ठीक है? वायुमंडल श्वसन तंत्र में क्या होता है? वायुमंडल तथा कूपिका के मध्य, वायुमंडल व कूपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा ऋणात्मक दबाव प्रवणता और मध्यपट संकुचन का क्या करता है? यूज। मध्यपट संकुचन का क्या करता है भाई? यूज करता है। क्लियर है? जिससे क्या होता है? जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वायुमंडलीय जो गैसेज होती है वो शरीर के अंदर क्या करती है? प्रवेश। क्लियर है? श्वसन तंत्र में क्या हो रहा है? वायुमंडल व कूपिका के मध्य क्या पाया जाता है? ऋणात्मक दबाव प्रवणता, मतलब एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर होगा, जिसके कारण जो गैसेज होती है वो एक्सचेंज होती है और श्वसन की क्रिया इजीली हो जाती है। और इसके साथ साथ किसका यूज करता है? मध्यपट संकुचन का। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यपट संकुचन के द्वारा क्या होता है? जो वायु होती है वो ग्रहण की जाती है और शिथिलन के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल में वापस से CO2 क्या कर दी जाती है? एक्सीलेट कर देती है। ठीक है? तो इसी में इनका क्या करता है? यूज करता है। क्लियर है इतनी बात? अगर हम बात करें श्वसन की क्रिया जो होती है वो 2 स्तर में कंप्लीट होती है। श्वसन क्रिया कितने चरणों में पूरी हो रही है भाई? 2। कौन कौन सा? फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और दूसरा होता है, इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड होता है आंतरिक श्वसन,
फ्रिक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाम ही क्या है भाई, एक्सटर्नल। भाई है इसमें क्या होगा, गैस जो गैसों का जो एक्सचेंज होता है कूपिकाओं और कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के कारण होता है। क्या होगा, फर्स्ट अपना क्या है, बाहरी श्वसन तंत्र किस में होगा, कूपिकाओं तथा, कूपिकाएं कौन सी, वायु कूपिकाएं, ठीक है, कूपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित, कोशिकाओं में प्रवाहित, कूपिकाओं और कोशिकाओं में प्रवाहित जो रक्त होता है, रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के कारण, रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के कारण होता है, आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है, अंतर के कारण। क्लियर है, क्या हो रहा है भाई, बाह्य श्वसन जो हो रहा है वो किस किस के मध्य हो रहा है, कूपिकाओं और कोशिकाओं में प्रवाहित। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि जो ब्लड होता है इसके द्वारा ही जो O2 होती है वो कंप्लीट बॉडी में क्या की जाती है, सर्कुलेट की जाती है या उसकी सप्लाई की जाती है। वी ऑल नो दैट इसके लिए कैपिलरीज और आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्योर होता है। तो कूपिकाओं और कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के कारण, दबाव के अंतर के कारण कौन सा होगा भाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है ये बात, ठीक है। हम लोगों को पता है कि गैसों में आंशिक दबाव होगा जिसके कारण रेस्पिरेशन की क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होगा वो किस किस के मध्य होगा, गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा गैसों का विनिमय सेल्स में प्रवाहित ब्लड या रक्त तथा ऊतकों के मध्य, तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होगा भाई, इसमें गैसों का जो विनिमय होगा कोशिका में प्रवाहित ब्लड और ऊतकों के मध्य क्या होगा, डिफ्यूजन के द्वारा। वी ऑल नो दैट डिफ्यूजन में कोई भी एटीपी की नीड नहीं होती, ठीक है। तो इसमें गैसों का विनिमय किसके द्वारा होगा, ब्लड और ऊतकों के मध्य विसरण विधि के द्वारा। इसे कौन सा कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है, तो ये थी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन।